Subsection 2, if such an order of acquittal is passed in any case instituted upon a complaint, कंप्लेंट कब हम फाइल करते हैं, अंडर सेक्शन 200 फाइल करते हैं ना, ये उसकी बात कर रहे हैं. एंड द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट. देखें, जब कंप्लेंट केस में कोई एक्विट होगा तो जब उसने एक्विटल के अगेंस्ट अगर आपने अपील फाइल करनी है तो पहले आपको लीव टू अपील लेनी पड़ती है कोर्ट से. अब इसका कौन से कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है कि भाई हमें इजाज़त दी जाए हम इस एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकें. उसकी वजह ना देखें वो डबल प्रिजम्पशन आ जाती है. यहाँ पे एक्विटल की हद तक उन्होंने कहा कि पहले आप लीव टू अपील लोगे, कोर्ट को आप कन्विंस करोगे कि ये गलत क्विट किया गया, कोई सब्सटेंस आप शो करते हो, तो अगर आपको इजाज़त मिलेगी तो फिर आप अपील एक्विटल के अगेंस्ट फाइल कर सकोगे. सबसेक्शन 2A, अ पर्सन एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर दैन द हाई कोर्ट मे विद इन 30 days फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर. कितने दिन का यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि अगर चलान केस में किया गया है, अपील आपने फ़ाइल करनी है क्विटल के अगेंस्ट, तो यहाँ पर लिमिटेशन कितनी है 30 days. लेकिन अगर कंप्लेंट केस में आप अपील फाइल करना चाह रहे हो तो वो 60 days हो जाती है. ये सबसेक्शन 3 में बताया. नो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन्ड बाई ए हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर. कंप्लेंट में कोई क्विट हुआ है उसके अगेंस्ट आपने क्विटल के अगेंस्ट आपने अपील फाइल करनी है तो 60 days. दूसरे जितने भी केसेस हैं उनमें कितने दिन 30 days लिमिटेशन बता रहे हैं. सबसेक्शन 4, इफ़ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज्ड. आपने सबसेक्शन 2 में क्या हो रहा था, कंप्लेंट केस में आप फाइल करना चाह रहे थे अपील फाइल करना चाह रहे थे, लेकिन वो स्पेशल लीव टू अपील वहाँ पे आपको लेना पड़ती है. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो वो लीव टू अपील नहीं दी गई, रिफ्यूज़ कर दी गई है, नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल लाई अंडर सबसेक्शन 1. तो सबसेक्शन 1 में जो गवर्नमेंट कहती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप अपील फाइल करो, तो फिर आप वो भी नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. इसमें अपील अगेंस्ट क्विटल में सिंपल सी बात है, इसमें क्विट हो गया एक बंदा, अगर आपने कंप्लेंट केस है तो विद इन 60 days आपने अपील फाइल करनी है और आपको स्पेशल लीव टू अपील लेनी पड़ेगी. दूसरा वो कह रहे थे अगर और कोई केस है, कोई चलान केस है, तो फिर आपको विद इन 30 days अपील फाइल करना पड़ती है. सिंपल सा था ये. 418, अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसिबल, कि किन ग्राउंड्स में आप अपील्स फाइल करते हो. ये यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं अपील में लाई ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ एज वेल एज मैटर ऑफ लॉ, यानी दोनों को मिला के आप अपील फाइल करते हो. फैक्ट्स पे भी और क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पर भी आप अपील फाइल करते हो. ये दोनों एडमिसिबल होते हैं ग्राउंड्स. अच्छा, 419 और 420. 419 में ये बताया गया कि आपने जो अपील फाइल करनी है वो कैसे फाइल करनी है. उसकी एक पिटीशन तैयार करोगे, उसके साथ आप जजमेंट वगैरह की कॉपी लगाते हो. Every appeal shall be made in the form of petition in writing presented by the appellant or his pleader. या तो appellant खुद करेगा या pleader के थ्रू एक petition तैयार करके वो देनी होती है. And every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, अगर कोर्ट कह दे कि नहीं, be accompanied by a copy of judgment or order appealed against. जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो उसकी आपने साथ कॉपी लगानी है और पिटीशन तैयार करके कोर्ट में सबमिट करवानी होती है. ये तरीकाकार बताया है. 420 में है जेल अपील से रिलेटेड. जेल अपील का कोई कॉन्सेप्ट पता है थोड़ा बहुत? देखें, अगर कोई बंदा उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो और वो जेल में हो तो उस सूरत में वो जेल से भी अपील फाइल कर सकता है. ये इसको जेल अपील कहते हैं. ये 419 में नॉर्मल अपील, अगर कोई बंदा बाहर है तो वो फाइल कर रहा है. जेल अपील में ये होता है कि आप जेल से ही एक अपील फाइल करते हो, वो कन्विक्ट जो है जेलर के थ्रू फाइल की जाती है. देखो ना, इफ़ द अपीलेंट इज़ इन जेल
he may present his petition of appeal and the copies accompanying the same to the officer in charge of the jail, who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court. अब वो तो जेल के अंदर है, उसके पास हो सकता है अभी तक वो वकील को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो कैसे वो वहाँ से अपील फाइल करेगा? वो वहाँ से जेलर के थ्रू फाइल करता होता है। अब होता ये है कि मोस्टली ऐसे हो जाता है कि टाइम पीरियड के अंदर ना जो कन्विक्ट हुआ है और वो जेल में है, वो जेलर के थ्रू एक अपील फाइल करवा देता है, उसको कहते हैं जेल अपील। फिर उसके साथ साथ बाद में फिर एक दूसरी अपील भी थ्रू वकील फ़ाइल की जाती है उसकी तरफ से। तो ये दो अपीलें हो जाती हैं। अब इन दोनों अपील्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इनमें से अगर वो एक्यूज़ वो कन्विक्ट चाहे तो जो उसने जेल अपील फ़ाइल की थी वो बाद में उसको विड्रॉ कर सकता है, और जो वकील के थ्रू उसने अपील फाइल की हुई है उसको वो चला सकता है। समझ आई है या नहीं आई सरफराज? ये दो अपील्स वो पहले जेल के थ्रू जेल से ही कर दो, फिर बाद में वकील के थ्रू कर दो, वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, और उनमें से एक फिर वो आप विड्रॉ कर सकते हो जेल अपील। ये है इसमें नहीं ऐसे थोड़ी है। ये 419 जनरल रूल बता रहे हैं कि आपने जब अपील फाइल करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उसको आप कैसे फाइल करोगे। आपने ज़ुबानी कलामी तो नहीं जाके कहना कि जी मैं अपील फाइल करना चाह रहा हूँ। जहाँ पे 419 में जनरल तरीका बता रहे हैं कि आपने अपील फाइल करने के लिए पहले पटिशन तैयार करो, उसके साथ जजमेंट या ऑर्डर जिसको चैलेंज करना चाह रहे हो उसकी कॉपी लगा के आप साथ कोर्ट में दाखिल कर दो। ये जनरल तरीका बताए हैं। अब उसके बाद 400 नहीं ये 404 नहीं भाई, ये 419 जनरली है। चाहे आप एक्विटल के अगेंस्ट कर रहे हो, चाहे आप कन्विक्शन के अगेंस्ट कर रहे हो, सारी अपीलें जो आपने फ़ाइल करनी है वो इस तरह ही फ़ाइल करनी है कि अगर आप कन्विक्शन के अगेंस्ट कर रहे हो तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की आप पटिशन तैयार करोगे। अगर आप एक्विटल के अगेंस्ट कर रहे हो, अपील अगेंस्ट क्विटल की आप कर रहे हो, वो पटिशन तैयार करोगे। फिर उसके साथ साथ आप क्या करोगे, कॉपीज़ लगा दोगे जजमेंट और ऑर्डर की जिसको आप चैलेंज कर रहे हो, चाहे क्विटल की है चाहे कन्विक्शन की है। 419 में तरीका बताया कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। 420 में कह रहे हैं कि जेल अपील भी हो सकती है। अगर वो कन्विक्ट जेल में है तो वो वहीं से टाइम पीरियड के दौरान कर दे, बाद में वो वकील हायर करके वकील के थ्रू फाइल कर दे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। उनमें से एक विड्रॉ कर ले वो जेल अपील को, और जो दूसरी वाली है जो वकील के थ्रू की हुई है उसको फिर प्रोसीड करे, वो उस पर पूरा उसको चलाए आगे। ये है इसमें दो अपीलें हैं, या कन्विक्शन के अगेंस्ट होगी या एक्विटल के अगेंस्ट होगी। ये 419 तो अब ये जनरली बता रहा है ना। अच्छा, समरी डिसमिसल ऑफ अपील ऑन रिसीविंग ऑन द पिटीशन एंड कॉपी अंडर सेक्शन 419 और सेक्शन 420, यानी जो भी ये चाहे वो जेल अपील फाइल की गई या दूसरी तरह से अपील फाइल की गई है, द एपिलेट कोर्ट शेल परूज द सेम, वो दोनों पटिशंस को अपीलों को देखेगी, एंड इफ इट कंसिडर्स that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily, यानी वो देख के पटिशंस को स्ट्रेट वे भी उनको डिसमिस कर सकती है। यहाँ पे ये 421 में पावर दी गई है कोर्ट को कि कोई नोटिस वगैरह ना करे, वो रिकॉर्ड भी ना बुलाए, स्ट्रेट वे उनको डिसमिस कर दे कि नहीं बनती अपीलें, ये पावर है उसके पास। प्रोवाइडेड दैट नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 419 shall be dismissed unless the appellant or his pleader has had a reasonable opportunity of being heard in support of the same। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 419 में वो अगर अपील फाइल कर रहे हैं ना, तो प्लीडर आप कर रहे हो या खुद जाके कोई अपीलेंट कर रहा है, तो उस सूरत में उनको सुना जाना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि उसको सुने बगैर। अब नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है जब हम अपील्स फाइल करते हैं ना कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, तो फिर उसकी हेयरिंग होती है, फर्स्ट हेयरिंग होती है। उस पर जो अब अगर तो जो अपील कर रहा बंदा वो खुद उसने फ़ाइल किया या वकील के थ्रू फाइल की है, तो वो दोनों वहाँ पे फर्स्ट हेयरिंग पे प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स करते हैं भाई क्यों ये जो नीचे ऑर्डर हुआ है ये गलत है, चाहे क्विटल का है चाहे
चाहे ये कन्विक्शन का ऑर्डर है, वहाँ पे पहली बहस करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 419 में जेल अपील नहीं, दूसरी अपील के लिए ज़रूरी है कि उनको पहले सुना जाएगा एक दफ़ा, उसके बाद वो स्टेट वे चाहे इन लिमनी उसको डिसमिस कर दें, ये पावर है। सबसेक्शन 2, बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस बट शैल नॉट बी बाउंड टू डू सो। अब ये कॉल फॉर रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, यानी जो रिकॉर्ड होता है उस केस का वो तो ट्रायल कोर्ट ने किया होता है ना, वहाँ से आपने अपील फाइल की, अगर कोर्ट को लगा कि इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाना ज़रूरी है, यानी वो जो पूरी फ़ाइल होती है जिसमें सारा कुछ होता है, जुडिशल फाइल जितनी भी होती है, उसको कोर्ट, उसको कहते हैं रिकॉर्ड। कोर्ट अगर चाहे अपील में उसको मंगवा सकती है और चाहे तो नहीं, सिर्फ वकील को सुन के भी वो डिसमिस कर सकती है कि नहीं जी आपकी अपील नहीं बनती, तो ये ऑप्शन है। बहरहाल 421 में इन लिमनी भी कोर्ट डिसमिस कर सकती है अपील को, ज़रूरी नहीं कि दूसरी पार्टी को नोटिस है, उनके वकील हैं आके बहस शुरू कर दें, दोनों पार्टियां उसके बाद ही फैसला होना है। 421 में वो वन साइडेड एक पार्टी को सुन के, अपीलेंट पार्टी को सुन के वो डिसमिस कर सकते हैं। 422 नोटिस ऑफ अपील, लेकिन अगर वो डिसमिस नहीं कर रही कोर्ट तो फिर क्या करेगी, ऑब्वियसली नोटिस करेगी, दूसरी पार्टी को बुलाएगी, भाई हमने ये अपील आपके अगेंस्ट फाइल की गई है, आ जाओ ज़रा आप भी आके बताओ क्या केस है। देखें, इफ़ द एपिलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील, उसने डिसमिस नहीं किया एपिलेट कोर्ट ने, इट शैल कॉज नोटिस टू बी गिवन टू द एपिलेंट और हिज प्लीडर, तो एपिलेंट या उसके जो प्लीडर हैं उनको नोटिस देंगे, एंड टू सच ऑफिसर ऑफ द एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ ऑफ द टाइम, ऑब्वियसली अब यहाँ पे स्टेट है उसको भी नोटिस किया जाएगा, एंड द प्लेस एट विच सच अपील विल बी हर्ड and shall on the application of such officer furnish him with a copy of the grounds of the appeal, उसको वो कॉपी वगैरह भी दी जाएगी। एंड इन केस ऑफ अपील अंडर सेक्शन 411A में और 417 में अपील अगेंस्ट क्विटल है, द अपीलेट कोर्ट शैल कॉज अ लाइक नोटिस टू बी गिवन टू द अक्यूज, तो अक्यूज को कहेगी कि भाई आ जाओ और आके अपना जवाब दो। सिंपल सी बात है, आपने अपील फाइल की है किसी ने भी, कोर्ट ने या तो फर्स्ट हेयरिंग पे उनको सुनने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं इस अपील में कुछ भी नहीं है, चाहे रिकॉर्ड मंगवा ले चाहे ना मंगवाए, कोर्ट डिसमिस कर सकती है। लेकिन अगर डिसमिस नहीं करती तो फिर अदर पार्टीज़ को उसने बुलाना तो है ना, अगर एक्विटल किसी की हुई है तो अक्यूज़ को बुला लेना है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको नहीं बुलाना, उनको भी तो सुनना है। तो यहाँ पे अगर डिसमिस नहीं कर रहे इन लिमनी तो फिर नोटिस इशू होते हैं। ये है 422 नोटिस ऑफ अपील, 417 से आगे लेके जा रहे हैं आज हम, ठीक है मोहम्मद अली। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? 423, अब इसमें 423 में बेसिकली ये बताया गया है कि अपील में क्या क्या पावर्स हैं कोर्ट के पास, कि वो जो निचला फैसला आया उसको वो क्या कर सकती है, उसको रिवर्स कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया सेक्शन 423 में। अब सब सेक्शन 1, द एपिलेट कोर्ट शैल देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस इफ़ सच रिकॉर्ड इज़ नॉट ऑलरेडी इन कोर्ट। देखिए नोटिस कर दिए, हो सकता है जब फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट सुन रही है तो सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस कर दिए हों और साथ ही रिकॉर्ड मंगवा ले, अगर ऑलरेडी कोर्ट ने नहीं मंगवाया। लेकिन नोटिस, ये रिकॉर्ड मंगवाना ज़रूरी होता है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है ना उस केस का ट्रायल कोर्ट में, एपिलेट कोर्ट उसको मंगवाती है, उसको देखती है, जो एविडेंस है, जो सारा कुछ उसमें होता है रिकॉर्ड, वो सब कुछ देखती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड नहीं बुलवाया हुआ तो कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाएगी, ये ज़रूरी होता है। आफ्टर पेरूजिंग द रिकॉर्ड एंड हियरिंग द एपिलेंट और हिज प्लीडर, रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, फिर एपिलेंट को भी सुना जाएगा, फिर उसका प्लीडर को भी सुना जाएगा, एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और फिर पब्लिक सरकारी वकील को भी सुना जाएगा, एंड इफ़ ही अपीयर्स एंड इन केस ऑफ, और अगर एक्विटल वाली होगी तो फिर उसको भी सुना जाएगा, क्या कहते हैं इसको, एक्यूज़ को या उसके वकील को, सारी पार्टीज़ को सुना जाएगा ना। अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है तो स्टेट को भी बुलाना है, मुदई को भी बुलाना है, अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो फिर एक्यूज़ को भी बुलाना है, उसको भी सुनना है, रिकॉर्ड भी मंगवाना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सब सेक्शन 1 में कहा है इफ़ इट कंसिडर्स
दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग डिसमिस द अपील। तो पहली पावर क्या आ गई यहाँ पे, एक तो वो इन लिमिनी डिसमिस कर रहे थे ना, इन लिमिनी नहीं डिसमिस, नोटिस हो गए, पार्टीज़ आ गई, पार्टीज़ को सुना, उसके बाद कोर्ट के पास पहली पावर ये आ गई अपीलेट कोर्ट के पास कि वो केस को, इस अपील को डिसमिस कर सकती है। दूसरी बात, अगर डिसमिस नहीं करना तो फिर क्या करना है, पहली ये कोर्ट डिसमिस कर सकती है। पावर्स बता रहे हैं कि अपील में क्या क्या फैसले आ सकते हैं। ए में अगर इक्विटल की अपील हो तो इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, यानी अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल की गई है, रिवर्स सच ऑर्डर यानी फैसले को बदल दो, इक्विटल को ख़त्म कर दे, एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड, और फिर साथ कह सकती है कि इसकी फर्दर इंक्वायरी की जाए, और दैट द अक्यूज्ड बी ट्राइड और सेंट फॉर अ ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, और उसका ट्रायल भी करवा सकती है, एज द केस मे बी, और फाइंड हिम गिल्टी एंड पास द सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। कौन कौन सी पावर्स आ गई हैं? अगर अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल की है तो क्या पहले वो कर सकती है, रिवर्स कर सकती है उस ऑर्डर को, उसकी इंक्वायरी दोबारा करवा सकती है, उसका ट्रायल दोबारा करवा सकती है, अपील में ये भी ऑर्डर हो सकता है। फिर ये भी कोर्ट कह सकती है अगर वो फैसला दे दे कि हाँ जी ये गलत फैसला हुआ है इक्विटल का, तो फिर उसको यहाँ पे कन्विक्ट करके सज़ा भी दे सकती है, एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक हो गया, ये अपील अगेंस्ट इक्विटल में पावर है कोर्ट, अपीलेट कोर्ट के पास, वो ये फैसले दे सकती है। अगर बी में है कि अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है, उसमें क्या कोर्ट के पास पावर होगी, क्या फैसले वो कर सकती है, ये बड़ा देखने वाला है। इन एन अपील फ्रॉम अ कन्विक्शन, किसी को सज़ा हुई है, उसने अपील फाइल कर दी है, नंबर 1 पहला क्या कर सकती है, रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्विट और डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, रिवर्स कर देगी फैसला, उस एक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकती है कोर्ट, उस एक्यूज को एक्विट भी कर सकती है। ठीक है, कन्विक्शन हुई थी, और ऑर्डर हिम टू बी ट्राइड बाय अ कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन सबऑर्डिनेट टू सच अपीलेट कोर्ट और सेंट फॉर ट्रायल, और या फिर वो ये भी कर सकती है, उसको क्विट नहीं करती तो हो सकता है कोर्ट ये भी कहे चलो भाई इसको हम इसका ट्रायल दोबारा किया है, कोर्ट ये भी कह सकती है। नंबर 2, आफ्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को वो मेंटेन अगर रखती है, और विद और विदाउट आल्टरिंग द फाइंडिंग्स रिड्यूस द सेंटेंस। देखिए दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो फैसले को मेंटेन रख रहे हैं नीचे वाले को, लेकिन जो अगर फॉर इंस्टेंस 7 साल की सज़ा हुई है तो अपीलेट कोर्ट उसको रिड्यूस कर सकती है, उसको 4 साल कर दे, उसको 3 साल कर दे। सो पहले में ये था कि या तो उसको क्विट कर दे या ट्रायल दोबारा कर दे, दूसरे में ये था कि उसकी सज़ा कोर्ट अपीलेट कोर्ट कम कर सकती है, और तीसरे में ये है कि सिर्फ इस हद तक आल्टर कर सकती है फैसले को कि नेचर ऑफ द सेंटेंस उसको चेंज कर दे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट किया गया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो वो कह दे कि नहीं इम्प्रिजनमेंट बरकरार है लेकिन रिगरस नहीं, इसको सिंपल कर दो, या कुछ पार्ट को उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दो, कह दे तन्हाई, तो उसकी नेचर को तीसरी ये पावर आ जाती है कि उसकी सेंटेंस की नेचर को चेंज कर सकती है अपीलेट कोर्ट। 3, विद और विदाउट सच रिडक्शन, या तो रिड्यूस करती है या नहीं करती, उसके साथ साथ एंड विद और विदाउट आल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर द नेचर ऑफ द सेंटेंस, यानी रिगरस है सिंपल कर दो या फिर उसको कर दो सॉलिटरी, तो इस किस्म की वो चेंजिंग कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 नॉट सो एज टू एनहांस द सेम। 106 के अंडर इसको एनहांस नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये पावर्स आ गई हैं, 3 पावर्स इसमें भी बता दिया। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में कोर्ट क्या फैसले कर सकती है। सी, इफ़ एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर ऑल्टर और रिवर्स सच ऑर्डर, अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की गई है तो वो कहते हैं उसको ऑल्टर या रिवर्स भी कर सकते हैं। डी, मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट और प्रॉपर। यहाँ पर चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा खोल दिया। इन्होंने कहा कि कोर्ट के पास यहाँ पे ये भी पावर है कि कोई कॉन्सिक्वेंशियल या कोई इंसिडेंटल, यानी जो कोर्ट को लग रहा है कि जस्ट प्रॉपर मुनासिब फैसले हैं, इंसाफ के मुताबिक है, वो उस किस्म के ऑर्डर भी पास कर सकती है। अपील में अपीलेट कोर्ट के पास ये भी पावर होती है। 423 बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। पहली बार डिसमिस कर सकती है, सिंपल वर्ड्स में करें अपीलेट कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, या तो उसको डिसमिस कर देगी, या अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल है तो उसको उसका ट्रायल दोबारा करवा सकती है, उसकी इंक्वायरी दोबारा कर सकती है, या उसको सज़ा भी दे सकती है कि एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दे,
अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है तो क्या कर सकते हैं, उसको एक्विट कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसका ट्रायल दोबारा कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, या उसकी सज़ा की नेचर को भी एपलेट कोर्ट कम कर सकती है, चेंज कर सकती है। कोई क्वेश्चन ये 423 की हद तक देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये चैप्टर, इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। इसके हर एक सेक्शन को सेपरेटली पढ़ना और समझना है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर इसमें अपील का बताया गया है। मैं आज बोर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लाइट आ रही है, जा रही है, बारिश हो रही है, तो मैंने कहा अंदर लाइट बंद होगी तो बोर्ड पे फिर वो पूरा मैं कंप्लीट नहीं कर सकूँगा, इस वजह से मैं आज उसको यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। एनी हो 424 ये सिंपल सा है। इसमें कहा है कि जो जजमेंट लिखने वाला चैप्टर है ना, चैप्टर 26 हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वही चैप्टर जब जजमेंट आनी है अपील में तो उसी को फॉलो किया जाएगा, वही सारे वो लिखने की हद तक, लैंग्वेज कौन सी होगी, साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं जैसा, तो वो जो चैप्टर 26 वाला है अपील की जजमेंट ऑर्डर भी उसके अकॉर्डिंगली ही लिखी जाती हैं। द रूल्स कंटेन्ड इन चैप्टर 26 एज टू द जजमेंट ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन शैल अप्लाई so far as may be practicable to the judgment of any appellate court other than a high court। ठीक है, वही वाले प्रोसीजर्स अडॉप्ट होते हैं। प्रोवाइडेड दैट अनलेस द appellate court otherwise direct the accused shall not be brought up or required to attend to hear judgment delivered। यानी जब कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करनी है ना, तो ये कोर्ट की कहने की डिस्क्रिशन होती है कि वो ऑर्डर करे उसको बुलाना है या नहीं बुलाना, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। 425 ऑर्डर बाई हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट। अब ये सिंपल सी बात है कि जो ऑर्डर में फ़ैसला आ रहा है उसको सर्टिफाई करना है, उसको लोअर कोर्ट को बताना है भी हमने ये फ़ैसला किया, अगर उसमें जो भी आल्टर वगैरह किया गया। देखा लाइट चली गई है ना, मैं इसीलिए कह रहा था। आज तो बारिश ही बहुत हो रही है। 12 ठीक है। नहीं कल क्यों करेंगे, पूरा करना है, इसमें कौन सा मसला है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या मसला है। हाँ कल क्यों करेंगे, जब बैठे हुए हैं तो हम कर लेते हैं इसको कंप्लीट। दिन ज़रूर ज़ाया करना है। ये इस हफ्ते में हमने कंप्लीट करके इसमें या अगले के शुरू में हो जाएगा इंशाल्लाह ये CRPC कंप्लीट, तो फिर हमने वो टेस्ट भी तो लेने हैं पूरा हफ्ता। बहरहाल आगे आ जाओ। 426 इसमें से बहुत क्वेश्चन भी बनते होते हैं और साथ ये प्रैक्टिस के हिसाब से ये सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। 426 इसमें क्या है, अगर हेडिंग देखो तो समझ आ रही है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, यानी अपील पेंडिंग है, अभी अपील पे फैसला नहीं हुआ। अब अपीलों का फैसला होने में साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लगते हैं। जितनी देर ये अपील पेंडिंग है उसके दौरान जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, रिलीजिंग ऑफ एपलेट ऑन बेल, और जो एपलेंट होता है उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाता है, उसकी ज़मानत ले ली जाती है। ये हम बहुत फाइल करते हैं 426 के अंदर सस्पेंशन। अब ये इसमें है क्या, कहते क्या हैं, सबसेक्शन 1 पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कन्विक्ट हो गया है, उसकी अपील अभी पेंडिंग है। द एपीलेट कोर्ट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग, तो इन राइटिंग में रीजनिंग देने के बाद ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट सस्पेंडेड, उस सज़ा की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया जा सकता है, उस कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाता है। एंड ऑल्सो इफ़ ही इज़ इन कन्फाइनमेंट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड, तो उसको उससे बॉन्ड लेके उसको ज़मानत पे रिहा भी किया जाता है। होता क्या है, कन्विक्शन हुई नीचे वाली अदालत से, वो बंदा जेल में है, ठीक है, अपील फाइल की गई, अपील के साथ साथ फिर ये 426 के अंडर एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी जाती है कि जी इस सज़ा को सस्पेंड किया जाए और हमें ज़मानत दी जाए। लेकिन ये 426 की जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन होती है ना, इसमें हमें कोर्ट को बताना पड़ता है, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि निचली जजमेंट में
ये गलतियां हैं, एविडेंस को सही तरह से अप्रेजल उसकी नहीं की गई, ये कन्विक्शन का केस बनता ही नहीं है। उसके बाद कोर्ट अगर कन्विंस होती है तो फिर वो इसको सस्पेंड करती है जजमेंट को और सेंटेंस को, और एक्यूज़ को, कन्विक्ट पर्सन को बेल देती है। ठीक है। 1A तो जनरल रूल हमें ये बता दिया गया कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अपील की पेंडेंसी के दौरान वो किसी एक्यूज़ की किसी कॉन्विक्ट की जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करके उसको बेल पे रिहा कर सकती है। अच्छा जी, 1A एंड अच्छा ये जो एक तो होती है ना बेल जाती है 497 में, 498 में, वो ट्रायल के दौरान अभी कन्विक्शन नहीं हुई होती, वहाँ पे मामला और होता है। ये थोड़ा सा मैटर ना सीरियस होता है, इसमें लेना थोड़ा सा सस्पेंड करवा के बेल लेना मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकायदा एक जजमेंट आ चुकी है, एक कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, सज़ा दी हुई है, तो उसको सस्पेंड करने के लिए बड़े सॉलिड ग्राउंड होने चाहिए। अच्छा, अब ये 1A में स्टैट्यूटरी ग्राउंड बता रहे हैं कि कितना अरसे तक अगर किसी को की अपील पे फैसला ना हुआ हो तो कोर्ट उसको रिलीज़ कर सकती है। देखें ये कह रहे हैं 1A, एन appellate court shall except where it is of the opinion that the delay in the decision of the appeal has been occasioned by an act or omission of the appellant or any other person acting on his behalf, order a convicted person to be released on bail who has been sentenced। पहली बात देखें, ये जो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ग्राउंड में हम ले रहे हैं ना, सस्पेंड करवा के ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना अरसे से वो, अब इसके ABC को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं, वरना ये समझ नहीं आएगा। ए में क्या कह रहे हैं, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, किसी बंदे को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हुई ट्रायल कोर्ट की तरफ से, 3 साल से कम हुई है, एंड हुज अपील हैज़ नॉट बिन डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ हिज कन्विक्शन, लेकिन 6 महीने हो गए हैं उसकी अपील का अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। पहली बात, 3 साल से कम सज़ा हुई है और 6 महीने में हो गए हैं, उसकी अपील पे अभी फ़ैसला नहीं आया। दूसरी बात, 3 साल से ज़्यादा एक्सीडिंग 3 years बट नॉट एक्सीडिंग 7 years, 3 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है लेकिन 7 साल से कम हुई है, लेकिन 1 साल का अरसा हो गया अभी तक उसकी अपील पे फ़ैसला नहीं आया। दूसरी बात, तीसरी बात ये आ गई है कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है या 7 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है। तरतीब से चल रहे हैं ना, पहले में 3 साल तक की सज़ा थी और 6 महीने में फ़ैसला नहीं हुआ, दूसरे में 3 से 7 साल के दरमियान सज़ा हुई है लेकिन 1 साल हुआ अभी तक फ़ैसला ही नहीं हुआ अपील का। तीसरा ये क्या आ गया, 7 साल से ऊपर लाइफ तक हो सकती है उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है लेकिन उसकी 2 साल हो गए हैं अभी तक उसकी अपील पे फ़ैसला नहीं आया। तो यहाँ पे 1A के अंडर उसके पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि कोर्ट उसकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करके उसकी बेल ले ले, उसको बाहर निकाल दे, बट एक कंडीशन आ गई। ये जो ऊपर वाली 1A के मेन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये डिले हुई है ना, ये अपील का फ़ैसला ना होने में, ये एक्यूज़ की वजह से ना हुई हो। ये नहीं कि एक्यूज़ का जो वकील है वही पेशियों पे पेशियाँ ले ही जा रहा है, अगर तो उसने कोई ऐसा काम किया है तो फिर ये सस्पेंड नहीं होगी। अगर दूसरी साइड से है, यानी जो डिले है वो ऑन द पार्ट ऑफ एपेलेंट कन्विक्ट पर्सन नहीं है, ना उसके वकील के पार्ट पे है, तो फिर उसको ये राइट मिलेगा कि उसकी सस्पेंड करके उसको बेल दे दे। जाहिर बात है, अगर मुद्दई का वकील जो है वो पेशियाँ पे पेशियाँ ले जा रहा है अपील में कि जी अंदर पड़ा हुआ है, ये कॉन्विक्ट इसको पड़ा रहने दो अंदर, वो जानबूझ के उनको भी लगता है कि अगर इसको बहस हो गई तो इसने तो बाहर आ जाना है, इसने बरी हो जाना है, क्विट हो जाना है, इस वजह से वो पेशियाँ ले रहे हैं। तो इस सूरत में अब इसका तो बेचारे का कोई कसूर नहीं कि इसकी अपील पे फैसला नहीं हो रहा, तो इस सूरत में अगर डिले इज़ नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्विक्ट पर्सन और द अपीलेंट, तो कोर्ट सस्पेंड करके तो उसको रिलीज़ कर सकती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? 426 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं ये बड़ी देख लें। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द फोरगोइंग पैराग्राफ shall not apply to a previously convicted offender for an offence of
पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और पहली बात आ गई कि अगर कोई एक्यूज़ है जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है और उसको डेथ या लाइफ की सज़ा हुई है, तो उसको हम ये उसकी सज़ा कोर्ट सस्पेंड नहीं करेगी, उसको बेल नहीं देगी। या फिर कोई कोर्ट की और टू द पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ एपलेट कोर्ट इज़ ए हार्डन डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल और इज़ एक्यूज ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। या फिर वो कोई हार्ड एंड कोई डेंजरस किस्म का क्रिमिनल है और उस पर वो एक्यूज़ है किसी एक ऐसे ऑफेंस का जो कि टेररिज्म का ऑफेंस है, फिर भी जी उसकी सस्पेंड नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ अगर इनसे हट के कोई और है तो उसकी आप कर सकते हो। ठीक हो गया। 2. The power conferred by this section on appellate court may be exercised also by the High Court in the case of any appeal by a convicted person to a court subordinate thereto. High Court कर सकती है। 2A, अब ये 2A में बताया गया कि जो बेलेबल ऑफेंसेज होंगे ना, उनमें क्या, अगर बेलेबल एक ऑफेंस है उसमें किसी को सज़ा होगी है ट्रायल कोर्ट में, तो फिर क्या होगा, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वही पहली बात है, बेलेबल ऑफेंस था उसमें सज़ा दे दी ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, अगर तो वो बॉन्ड देता है कोर्ट को कि मैं आपको यहाँ पे बॉन्ड देता हूँ कि मुझे इतने टाइम के लिए बेल दी जाए, मैं एपलेट कोर्ट में जाके अपनी अपील फाइल कर सकूँ, तो उतने टाइम के लिए कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, जो जजमेंट दे रही है, जो फैसला दे रही है उस बेलेबल ऑफेंस में, वही सस्पेंड करके उसको रिलीज़ कर देगी, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखें, subject to the provisions of section 382A when any person other than a person accused of a non bailable offence, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा किसी और ऑफेंस का अगर ऑब्वियसली वो बेलेबल ऑफेंस में है ना, इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बाय अ कोर्ट एंड एन अपील लाइज फ्रॉम दैट ऑफ सेंटेंस। बेलेबल ऑफेंस में उसको सजा हुई है और उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सकता है, उसके पास ये राइट है। द कोर्ट में, अब कौन सी कोर्ट, ऑब्वियसली जिस कोर्ट ने उसको सजा दिया वही वाली कोर्ट। इफ़ द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाई दैट ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील ऑर्डर दैट और if the convicted person satisfy that court that he intends to present an appeal, order that he be released on bail for a period sufficient in the opinion of the court to enable him to present an appeal। वो कोर्ट को कहता है कि जी मुझे आपने, ठीक है जी, आपने सज़ा दे दिया, ये अपीलेबल ऑफेंस है, मैंने इसकी अपील फाइल करनी है, कोर्ट कहती है ठीक है जी, कोर्ट कहती है आप वो उसको बेल दे देगी, उसको रिलीज़ कर देगी कि जाओ इतने टाइम के अंदर आप जाके जो एपलेट कोर्ट है उसमें अपील फाइल कर दो, ठीक है। एंड ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ द एपलेट कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1, और सब सेक्शन 1 में जाके क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके जो प्रॉपर एपलेट कोर्ट है वहाँ पे अपनी एक तो अपील फाइल करेगा, उसके साथ वहाँ पे सस्पेंशन 426 की एप्लीकेशन लगवाएगा और वहाँ से अपनी सज़ा सस्पेंड करेगा। ये 2A में सिर्फ बता रहे हैं कि जिस कोर्ट ने फैसला दिया है बेलेबल ऑफेंसेस में, उसके पास भी ये पावर है कि उस कन्विक्ट पर्सन को वो बेल दे दे कि भाई जाओ इतने टाइम के अंदर जाके आप जो प्रॉपर एपलेट कोर्ट है वहाँ पे जाके आप अपील फाइल कर लो। एंड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल सो लॉन्ग एज ही इज़ सो रिलीज्ड ऑन बेल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। तो वो यही समझा जाएगा कि उसकी सज़ा जो है वो सस्पेंड हो गई। यहाँ तक कोई 2A में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये समझने वाली समझ आ गई है ना क्या इसमें कहा गया। 2B, where a high court is satisfied that a convicted person has been granted special leave to appeal to the Supreme Court against any sentence which it has imposed or maintained। देखें, अगर तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी और हाई कोर्ट ने भी उसको मेंटेन रखा, यानी हाई कोर्ट तक उसकी सज़ा या हाई कोर्ट ने उसको दी है या हाई कोर्ट ने मेंटेन किया, उसके अगेंस्ट वो कहाँ पे जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल करेगा। यहाँ पे 2B में ये कह रहे हैं कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट का तरीका ये होता है वहाँ पे लीव टू अपील लेनी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी कन्विक्टेड पर्सन को लीव टू अपील दे दी हो तो उस सूरत में हाई कोर्ट फिर उसकी सज़ा को सस्पेंड करने का राइट रखती है अंडर सेक्शन 2B। देखें दोबारा, वेयर हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, हाई कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर दिया गया दैट ए कन्विक्टेड पर्सन हैज़ बिन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट,
उसने सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल की थी कन्विक्शन के अगेंस्ट, वो उसको ग्रांट कर दी गई है। विच इट हैज़ अपोज्ड और मेंटेन, जो हाई कोर्ट ने या तो दी थी या हाई कोर्ट ने मेंटेन रखी, ट्रायल कोर्ट ने दी थी और हाई कोर्ट ने मेंटेन रखी। इट में हाई कोर्ट में if it thinks fit order that the pending the appeal the sentence or order appealed against be suspended and also if the said person is in confinement that he be released on bail। तो इस सूरत में अब देखें वहाँ पे कहाँ पे उसकी लीव टू अपील उसको ग्रांट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं जी कि हमें स्पेशल लीव टू अपील मिल गई है हाई सुप्रीम कोर्ट से। तो हाई कोर्ट यहाँ पे उस बंदे की सज़ा को सस्पेंड कर सकती है और उसको रिलीज़ कर सकती है। ये टेक्निकल सी थोड़ी सी बात है, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो बताओ मुझे क्या मैंने इसमें कहा है। ये समझ आ गई है? देखो एक बंदा है, उसको ट्रायल कोर्ट में सज़ा होगी, केस में मर्डर की सज़ा थी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी एग्जांपल के तौर पे। वो उसने हाई कोर्ट में अपील फाइल की, हाई कोर्ट ने बरकरार रखी कि नहीं, उसकी अपील खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो दी गई है बिल्कुल ठीक दी गई, ठीक है। उसने उस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में वो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में तरीका ये होता है कि वहाँ पे आपने लीव टू अपील अप्लाई करनी होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है कि हमें अपील फाइल करने दी जाए, यानी आपने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि आपका केस बड़ा अच्छा है, निचला फैसला गलत है, तो फिर अगर वो ग्रांट होती है तो फिर आप अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हो। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर उसने सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने स्पेशल लीव टू अपील फाइल की और उसको वो ग्रांट होगी, कोर्ट ने कहा ठीक है वो अलाउ हुई है, तो इस सूरत में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट उस कन्विक्ट को उसकी सज़ा को जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डिसाइड नहीं होती उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दे और उसको रिलीज़ कर दे ऑन बेल। सिंपल सी बात। बेशक स्पेशल लीव टू अपील किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है तो वो उसकी सज़ा को सस्पेंड करके उसको बेल दे सकती है। अभी भी समझ नहीं आया तो बताओ। चलो सब सेक्शन 3, when the appellant is ultimately sentenced to imprisonment or imprisonment for life, the time during which he is so released shall be excluded in the computing the term for which he is so sentenced। देखिए जब ये कंप्यूट करना होता है ना, गिनना, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो मेंटेन रखी गई है उसकी सज़ा, तो फिर ये जितना अरसा वो बाहर रहा है ना उसको एक्सक्लूड करके ये नहीं गिना जाएगा, जितना अरसा बाहर रहा है उसको क्यों गिनना है जब उसको सज़ा ही होगी, ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसमें से। और जब कंप्यूट करना है तो वो अगर पीछे कोई उससे वो अंदर रहा है तो वो गिना जाएगा, ये जो बाहर रहने वाला अरसा है ना ये उसकी सज़ा में नहीं गिना जाएगा। वो 26 था ना। बहरहाल ये सेक्शन दोबारा बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बन जाते होते हैं, है तो बड़ा सिंपल सा। अगर मैं समझाना चाहूँ मैं इसको दोबारा एक दफ़ा सारे को कंक्लूड कर देता हूँ। देखें किसी बंदे को सज़ा हुई है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है अपील में कि वो उसकी सज़ा को सस्पेंड कर सकती है और उसको बेल दे सकती है जब तक उसकी अपील डिसाइड नहीं होती। 2(1)A में ये कह दिया था कि ठीक है अगर तो किसी बंदे को 3 साल तक की सज़ा दी है ट्रायल कोर्ट ने और 6 महीने हो गए हाई कोर्ट में उसकी अपील नहीं डिसाइड हुई, या 3 साल से ज़्यादा दी गई है, 7 साल से कम सज़ा दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट में 1 साल हो गया उसकी अपील नहीं डिसाइड हुई, या फिर उसको 7 साल से ज़्यादा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी गई है और 2 साल हो गया उसकी अपील ही नहीं डिसाइड हो रही, तो यहाँ पे हाई कोर्ट उसकी सज़ा को सस्पेंड करके उसको बेल दे सकती है। बट कंडीशन एक ही है कि जो ये डिले है ना उसकी अपील ना डिसाइड होने का, ये एक्यूज़ की वजह से ना हो। ये ना हो क्या कि एक्यूज़ का वकील जो है वो पेशियाँ भी ले जा रहा है और फिर यहाँ पे बेनिफिट भी लेने की कोशिश करेगा जी 2 साल हो गए हैं मेरी तो अपील ही नहीं डिसाइड हुई, नहीं उस सूरत में नहीं। प्लस यहाँ पे प्रोवाइजो ये था प्रीवियसली कन्विक्टेड हो अगर कोई पर्सन, उसको डेथ की या लाइफ की कभी सज़ा दी गई हो, या कोई डेंजरस किस्म के क्रिमिनल हो, या कोई ऐसा एक्यूज़ हो जिस पे टेररिज्म का कोई एक्ट का ऑफेंस के अंदर वो एक्यूज़ हो, तो उनको नहीं दी जानी ये 426 के अंदर
उनकी सज़ा सस्पेंड करके उनको नहीं रिलीज़ किया जाएगा। बेलेवल अगर ऑफेंसेस होंगे तो जिस ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है वो उसके पास ये पावर है कि वो वहीं पे उसकी सज़ा को सस्पेंड करके उसको बेल दे के उसको कहे चलो भी जाके आप इतने अरसे के दौरान जो प्रॉपर एपेलेट कोर्ट है वहाँ पे जाके आप अपील फाइल कर लो। 2B में ये कहा था कि अगर किसी की सज़ा कन्विक्शन उसकी बरकरार रहे हाई कोर्ट तक और उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर लीव टू अपील फाइल कर दी है और वहाँ से उसको ग्रांट हो जाए तो इस सूरत में हाई कोर्ट उसकी उस कन्विक्ट की सज़ा को सस्पेंड करके उसको रिलीज़ कर सकती है। और जितने अरसे के लिए ये सज़ा सस्पेंड होगी ना, जब ये उसका टोटल अरसा गिनना है उसमें इसको एक्सक्लूड कर देना है, जितना अरसा वो बाहर रहा है ये नहीं हम अंदर गिनेंगे। ठीक हो गया। 426 अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल हो तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि भाई इसको ये जो एक्यूज था जो क्विट हुआ है इसको अरेस्ट करो और इसको जेल में डालो। यही बताया व्हेन अपील इज़ प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 411A सब सेक्शन 2 और सेक्शन 417, ये अपील अगेंस्ट एक्विटल वाली हैं। The High Court may issue warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to the prison pending the disposal of the appeal or admit him to the bail। यहाँ पे ये पावर दी गई है कि जो हाई कोर्ट है वो अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल फाइल की गई है तो उसमें उसके पास ये पावर है कि वो उस अक्यूज को कह सकती है कि जी किसी भी ट्रायल कोर्ट को कि जाओ इसके पास कि किसी ट्रायल कोर्ट के पास वो अपीयर हो और वो ट्रायल कोर्ट अगर चाहे तो उसको बेल भी दे सकती है या फिर उसको जेल भी भेज सकती है जब तक कि उसकी अपील का फैसला नहीं होता। 428 अब ये सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है एडिशनल एविडेंस से। जब हम CPC पढ़ते हैं ना उसमें ऑर्डर 41 है अपील वाला, उसमें रूल 27, 28, 29 वहाँ पे बताया गया था सिविल केसेस में कि अपील के दौरान भी एपेलेट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस ले सकती है। वो उसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 428 में। देखिए एपेलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन, या तो वो खुद ले सकती है या सबॉर्डिनेट कोर्ट को कहेगी कि भाई आप इसकी एडिशनल एविडेंस ले लो। In dealing with any appeal under this chapter, the appellate court, if it thinks a additional evidence to be necessary, shall record its reason and may either take such evidence itself or direct it to be taken by a magistrate, or when the appellate court is a high court, by a court of session or a magistrate। सिंपल बात, अगर हाई कोर्ट appellate कोर्ट को ये लगे कि अपील के दौरान कुछ फर्दर एविडेंस लेनी चाहिए, कुछ एडिशनल एविडेंस लेनी चाहिए तो वो ले सकती है। या तो वो खुद भी रिकॉर्ड कर सकती है एडिशनल एविडेंस, या फिर अगर तो सेशन कोर्ट है तो वो ऑब्वियसली वो मैजिस्ट्रेट को भी कह सकती है कि रिकॉर्ड करके हमें वापस बताओ, या अगर हाई कोर्ट है वो सेशन कोर्ट को भी कह सकती है, वो मैजिस्ट्रेट को भी कह सकती है। बहरहाल यहाँ पे एपेलेट कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है, जैसे वहाँ पे ऑर्डर 41 में था। सब सेक्शन 2 व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और द मैजिस्ट्रेट, it or he shall certify such evidence to the appellate court or such court shall thereupon proceed to the disposal। यानी जब उन्होंने एविडेंस लेनी है ना, अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने लिया है तो वो एपेलेट कोर्ट को वो एविडेंस लेने के बाद भेजते हैं, ठीक है, उसको सर्टिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट एपेलेट अपना फैसला सुनाती है। सब सेक्शन 3 unless the appellate court otherwise direct, the accused or his pleader shall be present when the additional evidence is taken। अगर वो एडिशनल एविडेंस लेनी है तो accused को कहा जाता है कि जी आप अपीयर हो, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो वो उससे कह सकते हैं कि अदरवाइज भी डायरेक्ट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर एडिशनल एविडेंस होनी है तो वो accused की प्रेजेंस में ही होती है। लेकिन फिर वही कहूँगा unless the appellate court otherwise direct, अगर वो कहे तो चाहे तो वो मना भी कर सकती है। सब सेक्शन 4 द टेकिंग ऑफ एविडेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, वही जो हम पीछे चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 25, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा एडिशनल एविडेंस लेने के लिए। जैसे हम पीछे चैप्टर 25 में पढ़ के आए ना, वही सारे प्रोसीजर यहाँ पे एडिशनल एविडेंस के लिए भी अडॉप्ट किए जाएंगे। 428 एनी क्वेश्चंस? 429 अगर तो अपील सुन रहे हैं 2 जजेस
लेकिन अगर उनकी ओपिनियन डिवाइड होगी, यानी एक का एक फ़ैसला आ रहा है, दूसरे का दूसरा फ़ैसला आ रहा है, 1-1 से बराबर हो गया काम, तो इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे एक तीसरे जज के पास मैटर भेजा जाता है जिसको नॉर्मल ज़ुबान में हम रेफरी जज कहते हैं। वो फिर इस मैटर को दोबारा सुनता है और वो जो फ़ैसला दे देता है वो मेजॉरिटी में चला जाता है। जिसके साथ 2 में से वो मिल गया वो मेजॉरिटी फ़ैसला होता है और उसके अकॉर्डिंगली अपील डिसाइड होती है। व्हेन द जजेस कंप्राइजिंग द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, यानी दोनों की इक्वली डिवाइडेड है। अगर फॉर इंस्टेंस 2 हैं 4 हैं, 2-2 से फैसला आ रहा है, 1-1 से फैसला आ रहा है, यानी मेजॉरिटी नहीं आ रही, with the opinions thereon shall be laid before another judge of the same court, and such judge after such hearing, if any, as he thinks fit, shall deliver his opinion, and the judgment or order shall follow such opinion. एक रेफरी जज होगा, अगर वो चाहे तो वो दोबारा सुन भी सकता है उस मैटर को, उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देगा और उसकी ओपिनियन को जजमेंट फॉलो करेगा, यानी वो जिसकी तरफ का उसने फैसला दे दिया उसको माना जाएगा। ठीक हो गया। 430 Finality of orders on appeal. Judgments and orders passed by an appellate court on appeal shall be final. वो final होते हैं except in the cases provided. ये जो जजमेंट जो अपील में होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि इनको फाइनलिटी इनके पास होती है सिवाय ये 417 अपील अगेंस्ट एक्विटल के। 431 ये इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस सूरत में अपील अबेट हो जाती है। अबेट यानी बिल्कुल ख़त्म। ऑब्वियसली अब यहाँ पे जैसे ही क्रिमिनल केस है, एक्यूज़ की डेथ होती है तो अपील ये अबेट हो जाती है, फिर आगे चलाई नहीं जा सकती। कौन सा उसके बच्चों को उसके लीगल एज वो उसकी जगह सज़ा देनी है, क्योंकि सिविल मैटर थोड़ी है। तो जैसे ही एक्यूज़ की डेथ होती है अपील अबेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलती। देखें, एवरी अपील अंडर सेक्शन 411A सबसेक्शन 2 और 417 shall be finally abate on the death of accused, and every other appeal under this chapter, चाहे अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है चाहे अपील अगेंस्ट एक्विटल है, जैसे ही एक्यूज़ की डेथ हुई अपील की प्रोसीडिंग्स ख़त्म, वो आगे नहीं चल सकती, क्योंकि सज़ा देनी है नहीं देनी वो तो एक्यूज़ को ही मिल सकती है ना। आगे क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन shall finally abate on the death of the appellant। ये भी बात वही है, लेकिन अगर किसी को फ़ाइन उसको हुआ था, उसने फ़ाइन पे नहीं किया तो ऑब्वियसली उसको फिर सज़ा दी जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर उसने कोई अपील फाइल की है तो यहाँ पे एपेलेंट है ना, तो उस सूरत में वो कह रहे हैं एपेलेंट की डेथ पे ये अपील उसकी अबेट हो जाएगी।